हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं फरवरी 2024 की विजन आईएएस की मैगजीन है, जिसमें गाइस ऑलरेडी हमने अपने 7 सेक्शंस को कंप्लीट कर लिया है, चाहे वो पॉलिटी गवर्नेंस रहा हो, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, सोशल इश्यूज, साइंस एंड टेक। सारे ही गाइस बहुत खूबसूरत तरीके से समझा दिए गए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला, जिसमें हर महीने यही कोशिश की जाती है कि करंट अफेयर्स को इस तरह से कंसोलिडेट कर लो आप, ताकि जब भी कोई एग्ज़ाम क्वेश्चन अगर आता है तो वहाँ से आप उसको देख के आराम से सॉल्व कर लो। क्योंकि देखो, करंट अफेयर्स करने के साथ साथ ना आपका स्टैटिक पोर्शन भी कवर होता है। कैसे कवर होता है कि कुछ ना कुछ टॉपिक में ऐसा रहेगा। जैसे देखो, आज हम कल्चर करेंगे ना, तो इसमें जब हम कल्चर करेंगे तो आपको मैं कई सेक्शंस पे बताऊंगी कि कहाँ कहाँ देखो स्टैटिक पोर्शन भी यूज़ हो रहा है, और वैसे ही क्वेश्चंस को फॉर्म फिर किया जाता है, राइट। सो आर अप्रोच हैज़ टू बी लाइक दिस ओनली। उसके बाद गाइस, आपने जितनी भी, अगर आप 2024 का प्रीलिम्स अटेम्प्ट करने जा रहे हो, 2025 का अटेम्प्ट करने जा रहे हो, तो पूरे ही साल की 2022-2023 की वीडियोस को अपलोड कर दिया गया है। तो आपको जरूर जाकर, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर मंथ वाइज प्लेलिस्ट है। आप जिस भी मंथ की प्लेलिस्ट चेक करना चाहें आप कर सकते हैं। तो आज हम अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, और टॉपिक का नाम जैसे कि हम देख रहे हैं कल्चर का, कि माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर गाइस बनाया गया है। अब देखो, कामाख्या टेम्पल आप जानते हो गुवाहाटी असम के अंदर है। अगर आप कभी आपने विजिट भी करा हो टेम्पल में, तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर एक फाउंडेशन स्टोन ले डाउन किया, और माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर आपका असम में बन गया है। अब देखो, एक्सेस कॉरिडोर से क्या फ़ायदे होते हैं, ज़रूरी था ना समझने की कि एक्सेस कॉरिडोर होता क्या है, एक्सेस कॉरिडोर से मदद क्या मिलेगी। तो देखो, एक्सेस कॉरिडोर से ना एक प्राइवेट ईजमेंट मिलती है कि आप किसी भी जगह पर जाने को आसानी से, आप किसी व्हीकल को, है ना, आराम से ईज में उसको ड्राइव कर पाओ, एक्सेसली वहाँ पर पहुँच पाओ। तो उसी को कहते हैं कॉरिडोर। का मतलब समझते ही हो आप, एक तरह का कंपार्टमेंट, एक ऐसा लैंड जहाँ पर आप टेरिटरी, एक पैसेज क्रिएट करना, बेसिकली उसको हम कॉरिडोर कहते हैं। तो एक्सेस का फ़ायदा ये हो जाएगा कि भाई अल्टीमेटली हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, राइट। सो माँ कामाख्या का जो एक्सेस कॉरिडोर है, इसका पता है मकसद क्या है? इसका मकसद सारा ये है कि हम ना चाहते हैं कि हमारा इस रीजन में ना टूरिज्म बहुत अच्छा हो जाए। हमारा बहुत ध्यान है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का टूरिज्म अच्छा हो। तो उसकी शुरुआत हमने माँ कामाख्या के एक्सेस कॉरिडोर से शुरू कर दी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो श्रद्धालु पिलग्रिम होते हैं वो जाते हैं वहाँ पर। और इससे क्या होगा, वहाँ पे ना डिवोटीज का जो एक्सेस है वो आसानी हो जाएगी, और वो ना आराम से कंफर्टेबली वहाँ पर जा पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा ध्यान था। अच्छा, इसको बिल्कुल वैसे ही तैयार करा गया जैसे काशी को यूपी में तैयार किया गया, और महाकाल को एमपी में जैसे कॉरिडोर तैयार किया गया ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी एक एक्सेस कॉरिडोर बनाया गया है। और प्रोजेक्ट को जो सैंक्शन किया है वो प्राइम मिनिस्टर का, वो जो पीएम डिवाइन वाली जो स्कीम है ना, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उसी के तहत ये बनाया गया है। तो पीएम डिवाइन एक तरह की आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब होता है कि 100% जो पैसों की फंडिंग होगी, 100% फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें होता है। तो यूनियन बजट 2022-23 में ही इसको ऐसा लिख दिया गया था। देखो, इसका सबसे बड़ा मकसद पता है क्या है? फंड करना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। इंफ्रास्ट्रक्चर जिस जगह का जितना अच्छा होगा, वहाँ की इकॉनमी उतनी अच्छी हो जाएगी। फिर सोशल डेवलपमेंट करना नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स का बहुत ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि अगर हम एक्चुअली चाहते हैं कि हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हमारे साथ इंडिया के बना रहे, आप देखते रहते हो चाइना के हमेशा एस्केलेशन से अरुणाचल प्रदेश लगातार लगे रहते हैं, तो हमें बहुत प्रोटेक्ट होकर चलना चाहिए। फिर हमारा जो वहाँ के लोगों का लाइवलीहुड है, चाहे वो यूथ है चाहे वो वुमेन है, उसको क्रिएट करना भी देखो गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो वो कर रहे हैं। दूसरा, जो भी वहाँ पे डेवलपमेंट गैप्स जो फिल करने की ज़रूरत है, वो कैसे होंगे? आप देखो ना, अल्टीमेटली आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स की प्लानिंग क्यों नहीं करते हो, क्यों वहाँ पर एज अ टूरिस्ट स्पॉट नहीं जाते हो आप? सबसे बड़ा उसका रीज़न ये है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी ज़्यादा ना होना। तो उन गैप्स को ख़त्म करने के लिए ही एक्सेस कॉरिडोर को क्रिएट करा गया है। और इसमें काम कौन कर रही है? मिनिस्ट्री, इसमें ज़रूर याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन वाली जो मिनिस्ट्री है वो इसके अंदर काम कर रही है। अब माँ कामाख्या टेम्पल से जाने से पहले 18 महाशक्ति पीठ कौन कौन से हैं, शक्ति पीठ होते क्या हैं, वो भी समझ लो, क्योंकि कल्चर कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए। और बाई चांस की देखो बात है कि इस समय नवरात्रि का फेस्टिवल भी चल रहा है, तो देखो शक्ति पीठ की बात आ गई। तो शक्ति पीठ बेसिकली गाइस सती और शक्ति की वर्शिप को डेडिकेट किया जाता है। और देखो, 51 यानी 51 शक्ति पीठ है इंडिया को मिला के, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका को मिला के। और इसी में से 18 महाशक्ति पीठ हैं,
जो आउटसाइड इंडिया है वो ये वाले हैं, गुहेश्वर शक्तिपीठ, कोठारी, इंद्राक्षी, दक्षिणी महाभवानी, ऐसे करके ये है। और इंडिया में देखो कहाँ कहाँ पर है, चाहे वो शारदा माँ जम्मू एंड कश्मीर में, ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश, विशालाक्षी टेम्पल वो आपका उत्तर प्रदेश में है, ललिता उत्तर प्रदेश में है, महाकाली, एकाम्र, बहुत सारे ऐसे हमारे पूरे 18 महाशक्ति पीठ इंडिया के अंदर मौजूद है, और उसमें से ही एक महाशक्ति पीठ है हमारा कामाख्या टेम्पल। इसीलिए हम उसको आज जाके पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो सबसे पहली बात समझो कि माँ कामाख्या का टेम्पल महाशक्ति पीठ एक है ही, मैंने आपको बताया अभी। इसमें ना माँ कामाख्या जी को डेडिकेट करा गया है। माना जाता है ऐसा क्योंकि इनका नाम कामाख्या के साथ साथ कामेश्वरी भी है। इनको माना जाता है कि ये हमारी इच्छाओं की देवी है, इनको गॉडेसेस ऑफ डिजायर माना जाता है। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन में यहाँ पर देखा जाए तो ये है कहाँ पर लोकेटेड ये टेम्पल? नीलाचल हिल्स है ना, रिवर ब्रह्मपुत्रा के आसपास का जो आउटसाइड आपका समझ लो, जो आउटस्कर्ट एरिया है ना गुवाहाटी का, वहां पर ये पड़ता है। इसीलिए एक्सेस कॉरिडोर बनाना पड़ा। अब ये कैसे कंस्ट्रक्शन हुआ, किसने करा, उसके बारे में जान लो। कह रहा है इसको ना रिकंस्ट्रक्ट करा गया था 1562 में, 1562 में। नारायण नारायण करके किंग ऑफ कोच डायनेस्टी के होते थे। फॉर्मर टेम्पल पहले डिस्ट्रॉय किया गया था, काला पहाड़ जो था पहले वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया, फिर रिकंस्ट्रक्ट करा गया। इसका पहला सबसे पहला मेंशन आपको देखने को मिलेगा माँ कामाख्या टेम्पल का, जब आप इलाहाबाद के पिलर ऑफ देखोगे ना, समुद्रगुप्ता जी ने जो बनाया था इलाहाबाद पिलर, वहां पे इनका सबसे पहले जिक्र किया गया है। फिर डिफरेंट जो फॉर्म्स ऑफ मदर शक्ति हैं उसको डेडिकेट करा गया है, चाहे वो सुंदरी है, त्रिपुरा है, तारा है, भुवनेश्वरी है, बगलामुखी है, चिन्नामस्ता है, उन सभी में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में मदर शक्ति को डेडिकेट करा गया है। अच्छा, अगर इस टेम्पल के आर्किटेक्चर, क्योंकि देखो जब भी आप कोई भी टेम्पल प्रिपेयर करोगे ना कल्चर में, एक बात जरूर याद रखना, उस पर्टिकुलर टेम्पल का आर्किटेक्चर जरूर आपको पता होना चाहिए, बीइंग एन एस्पिरेंट, क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट है, आप उसको छोड़ नहीं सकते हो। और तो यहाँ पर बोला गया है कि जो इसका आर्किटेक्चर है ना, वो क्योंकि नीलाचल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, रिकंस्ट्रक्शन के बाद बना है, इसमें ना आपको नगारा और सारासेनिक स्टाइल दोनों मिलेंगे। यानी जो मुगल में और नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में यूज होते हैं ना, दोनों ही स्टाइल इसके अंदर यूज किए गए हैं। अगर आपको याद हो, अगर आप करेक्टर्स कभी देखते हो, नगरा टेम्पल, पता नहीं आपने कभी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको बता दूं नगरा स्टाइल ऑफ जो आर्किटेक्चर्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं। देखो ये ना बड़े यूनिक स्टाइल होते हैं इनका, और ज्यादातर आपको नॉर्थ इंडिया में मिलेगा। इनमें क्या होता है, एंटायर टेम्पल जो होता है ना वो स्टोन के प्लेटफॉर्म पे बना होगा, ध्यान रखना, स्टोन के प्लेटफॉर्म पे बना होगा, और बहुत इलेबोरेटिव इनकी बाउंड्री वॉल्स नहीं होती है। गर्भगृह होता है और एक टॉलेस्ट टावर होता है, ठीक है। कलश रखा होता है आपके शिखरा में। और जैसे आप देखो, आपने अगर कंद्रीय महादेव टेम्पल देखा हो या सन टेम्पल कोणार्क का देखा हो, ये सारे के सारे ना एग्जाम्पल है नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल में। इन्हीं टेम्पल्स में एक रेखा प्रसाद एक वर्ड आता है, लैटिना जिसको आप बोलते हो, अगर आपने कल्चर की किताब पढ़ी है तो उसमें ये होता है, स्क्वायर बेस होता है इनका, स्क्वायर बेस होगा, कर्विंग वॉल्स होंगी, और टॉप बड़ा पॉइंटेड सा होगा, तो आप समझ जाना ये जो टेम्पल है ये आपका नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल ही है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ही बनाया जाता है। अच्छा, इसमें और ये ध्यान रखना कि ये तो दोनों स्टाइल आपने पता ही है, आपको सारे के सारे बन रहे हैं। ऐसे ही देखो इसमें एक वर्ड आया सारासेनिक टाइप ऑफ टेम्पल, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कैसे होता था। तो जो मुगल आर्किटेक्चर में अगर आप देखोगे ना, तो आप जानते ही हो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, अगर आपको कभी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर समझना हो ना, मैं वीडियो को इसमें पिन कर दूंगी। ऑलरेडी हमारी एक वीडियो बनी हुई है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर पे, बहुत सुंदर वीडियो है, उसको आप जरूर जाके देखना, आपको पूरा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर समझ आ जाएगा। अब देखो इसमें होता क्या है, आपने देखा है ना ताजमहल देखा है ना, वो बिल्कुल मुगल बिल्डिंग पैटर्न पे बना हुआ है, यूनिक पैटर्न होता है उसका स्ट्रक्चर का, करेक्टर का। बल्बियस डोम डोम होगा, पता ही है आपको, कॉर्नर्स होंगे मीनारेट में, मैसिव हॉल्स होंगे बड़े बड़े, लार्ज वॉल्टेड गेटवे होगा। ये सब आपको मिलता है मुगल आर्किटेक्चर में। और देखो फतेहपुर सीकरी वगैरह कभी अगर आप गए हो तो बिल्कुल उसी पैटर्न पे बना हुआ है। जली पैटर्न, मुगल बिल्डिंग्स में जली पैटर्न भी यूज होता है, वो आपको मिलेगा इनके, जब जब आप चेक करोगे आगरा या फतेहपुर सीकरी का टेम्पल। सॉरी गाइस। अच्छा ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है। अच्छा, जो इनकी जो डोम होती है ना, वो आपके ब्रिक से बनी हुई होती है, ध्यान रखना। 16 साइडेड पॉलीगन होता है, उसको डेकोरेट करा जाता है हॉरिजॉन्टल बैंड से। अच्छा, अब जो ये टेम्पल का कॉम्प्लेक्स है ना, इसमें 3 चैम्बर्स हैं,
कितने चैम्बर्स हैं? 3 मेजर चैम्बर्स आपको टेम्पल के अंदर देखने को मिलते हैं। अब इसमें कौन कौन से है वो ध्यान रखना। देखो, एक होता है इसके अंदर वेस्टर्न चैम्बर, जो कैसा है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा। एक होता है मिडिल चैम्बर, जो कि स्क्वायर शेप का होता है। और थर्ड चैम्बर जो है वो फॉर्म्ड ऑफ ए केव फॉर्म में होता है। अब मिडिल चैम्बर जो है ना, उसके अंदर इंस्क्रिप्शंस होती हैं, इमेजेस होती हैं नारायण नारायण कुछ किंग की। और थर्ड चैम्बर है यूनी लाइक क्लेफ्ट बना होता है बेड रॉक ऑफ केव में, मतलब नेचुरल स्प्रिंग्स वगैरह भी देखने को आपको वहां पर मिलेंगे। ये सारा इसका आर्किटेक्चर का फॉर्म है। अब देखो, किसी भी आप टेम्पल के बारे में पढ़ रहे हो तो भैया वहाँ फेस्टिवल भी जरूर मनाया जाता होगा, मानते हो ना आप? इंडिया में अगर कोई टेम्पल है तो उस पर्टिकुलर डीटी के लिए जरूर कोई फेस्टिवल भी होता होगा, तभी जो श्रद्धालु हैं, पिलग्रिम्स हैं, वो जाते हैं वहां पर, डिवोटीज जाते होंगे। अब याद रखो, जब भी माँ कामाख्या जी के फेस्टिवल का बात आती है तो याद रखो यहाँ पर एक, हर जून में, देखो अभी जून आने वाला है ना, अप्रैल चल रहा है, मई जून के अंदर अंबुबाची का मेला लगता है। और बड़ा ही लॉन्ग फर्टिलिटी फेस्टिवल इसको कहा जाता है, मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? जब 7th to 10th डे ऑफ हिंदू मंथ आषाढ़ का चल रहा होता है ना, तो उसी वक्त में इनको बनाया जाता है इस फेस्टिवल को। तो श्राइन को, जो उनका जहाँ श्राइन है उसको क्लोज कर दिया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि जो गॉडेस है यहाँ पर, उस समय उनकी एनुअल साइकिल चल रही है, मेंस्ट्रुएशन की, पीरियड्स की, राइट। ट्रेडिशनल बिलीफ ये माना जाता था कि जो गॉडेसेस हैं उनकी वर्शिप एज अ मदर अर्थ करनी चाहिए, जब भी वो अपने इस पीरियोडिकल साइकिल में चल रही हो। तो जितने भी एग्रीकल्चरल वर्क्स होते हैं, जैसे कि डिगिंग है, प्लोइंग है ना, या ये आपके क्या नाम है, सोइंग करना, ट्रांसप्लांट करना, ये सारे के सारे जो काम है ना, उस समय पे बैन कर दिए जाते हैं। फॉरबिडन का मतलब क्या होता है? बैन कर दिए जाते हैं जब ये फेस्टिवल चल रहा होता है। ध्यान से समझना मेरी इस बात को। अब यहाँ पर देखो एक शब्द आया है, उमानंदा देवलोई। ये पीकॉक आइलैंड पे लोकेटेड है, शिवा का टेम्पल है। उमानंदा आइलैंड आपके रिवर ब्रह्मपुत्रा के मिडल के आसपास है। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी आपको नहीं छोड़नी है गाइस, कुछ भी जरा सा आया आपको कम से कम याद तो रहेगा क्या होता है। तो समझ में आया फेस्टिवल के अंदर क्या होता है। अच्छा, उसके बाद है सेंटर ऑफ तांत्रिज्म भी माना जाता है इनको। प्राइम सेंटर है तांत्रिक शक्तिसिज्म का। तांत्रिसिज्म अगर आप ब्रांच में पढ़ा हो आपने, तो जो लोग भी प्रोटेक्ट लिबरेट करते हैं प्रैक्टिशनर्स को, तो तांत्रिसिज्म भी होता है यहाँ पर, 3 मेन स्ट्रीम्स में होता है। कैसे? अब तांत्रिसिज्म का मतलब समझ में आ रहा है? तांत्रिसिज्म का यहाँ मतलब एक अम्ब्रेला टर्म है, जिसमें आप अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को, इनलाइटनमेंट को बढ़ाते हो मंत्रों को पढ़ के, सिंबॉलिक ड्राइंग्स के थ्रू, मंडल्स के थ्रू, लूम्स के थ्रू, तंत्रा टेक्स्ट के थ्रू। तो ये दोनों, हिंदुज्म बुद्धिज्म दोनों में होता है तांत्रिकसिज्म, ठीक है। चाहे शैविज्म है, शक्तिज्म है, इसमें लॉर्ड भैरव, काली, योगिनी सबकी वर्शिप की जाती है। और बुद्धिज्म में वज्रयान बौद्धिज्म जो है ना, वो तांत्रिक टिल्ट रखता है। वो तारा, महाकाला, यमनाथका की पूजा करते हैं। ध्यान रखना है इस बात को। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, बट आप जब पेपर सॉल्व करने बैठोगे तो बड़ा याद करोगे कि मैम ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी लेक्चर के टाइम पे। तो इसमें क्या है? अगमा। अगमा का मतलब है वन दैट कम डायरेक्टली फ्रॉम द लिप्स ऑफ लॉर्ड शिवा। अगमा का मतलब है जो लॉर्ड शिवा ने अपने बिल्कुल मुख से बोला हो। निगमा का मतलब है जो शक्ति से बाहर आया हो, ठीक है ना। फिर यमला का मतलब क्या है? दैट कम नाइदर फ्रॉम लॉर्ड शिवा नोर शक्ति, मतलब शक्ति इज फ्रॉम डेडिकेटेड टुवर्ड्स द गॉड इज पार्वती, शिव शक्ति, अगर आपने सुना हो। तो यमला का मतलब है जो दोनों के मुख से नहीं आया हुआ, दोनों से भी नहीं आया हुआ, तो उसको यमला कहते हैं। अच्छा, और भी फेमस टेम्पल है नीलांचल हिल्स में, जो आपको पता होने चाहिए। कह रहा है ये इतना कॉम्प्लेक्स सराउंडेड है, जिसमें बहुत सारे टेम्पल्स हैं। भुवनेश्वरी है, काली है, तारा है, चिन्नामस्ता है, बगाला है, भैरवी है, धूमावती है, सारे टेम्पल्स हैं। इनको कलेक्टिवली जानते हो क्या कहते हैं? कामाख्या टेम्पल के साथ मिलके वो कहा जाता है 10 महाविद्या। तो 5 टेम्पल्स हैं लॉर्ड शिवा के, कामेश्वरा, सिद्धेश्वरा, कदेश्वरा, ये सारे के सारे टेम्पल नीलाचल हिल्स में ही हैं। तो सारे के सारे टेम्पल्स टुगेदर मिलके बनाते हैं कामाख्या टेम्पल का कॉम्प्लेक्स। अब आप सोचो, जो इतना इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट है, वहां पे एक्सेस कॉरिडोर बनना कितना जरूरी था। तो एक बहुत बड़ी लाइमस्टोन, और एक आप समझ लो माइलस्टोन हमने अचीव करी है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स। देखो, ये एक तरह का ना सुवर्ण दुर्ग फोर्ट है ये, ठीक है। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को एक्चुअली क्या हुआ है, इंडिया को नॉमिनेट करा गया है यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में फॉर द ईयर 2024-25। अब मराठा मिलिट्री लैंडस्केप में ऐसी क्या बात थी जिसको यूनेस्को ने प्लान करा कि भाई इनको नॉमिनेट करा जाए?
तो टेंटेटिव लिस्ट में ये 2021 में ही चला गया था, लेकिन क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोर्टिफिकेशन है, क्योंकि इसकी कह रहा जो इसका तरीका है ना फोर्टिफिकेशन, जो इसने इतने बड़े बड़े किले बनाए हैं, मिलिट्री सिस्टम बनाया मराठा रूलर्स का, कह रहा ये बड़ा नॉमिनेट करने का ये कल्चरल क्राइटेरिया की वजह से ही इसको माना गया। फिर कह रहा जो मराठा मिलिट्री की जो आइडियोलॉजी है ना, ये 17th सेंचुरी से चलती आ रही है, मराठा किंग के टाइम से चलती आ रही है, छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम से चलती आ रही है। एंड इट कंटिन्यूड थ्रू सब्सिक्वेंट रूल्स अंटिल, जबकि आपका पेशवा रूल तब तक चल रहा था, तब तक था। तो कह रहे हैं ये महाराष्ट्र और तमिलनाडु को कवर करता है। ये लैंडस्केप, टेरेन, फिजियोग्राफिक कैरेक्टर्स को इंटीग्रेट करता है, चाहे वो सह्याद्री का माउंटेन रेंज हो, कोंकण कोस्ट हो, डेक्कन प्लेट्यू हो, ईस्टर्न घाट्स हो, ये सारे के सारे इसका पार्ट है। तो कल्चरल में क्या है, आपके सारे के सारे लिस्ट कौन सी है, जनता एक्लोरा, ये सारे के सारे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के पार्ट हैं, आपको बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए सारी बातें। तो कह रहा मिलिट्री, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप में ऐसा क्या क्या है, कह रहा बड़ी जबरदस्त चीज है। कह रहा हिल फोर्ट्स है, सोचो आप, लोहगढ़, राजगढ़, रायगढ़, ये सारा का सारा इनका सिक्रेटेड बाय छत्रपति शिवाजी फॉर इज परमानेंट कैपिटल रायगढ़ बनाया गया था। इंपॉर्टेंट बैटल मराठा और मुगल की 1672 में यहीं पे हिल फोर्ट मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स नहीं लड़ी। फिर एक फोर्ट है यहाँ पर जिंजी, तमिलनाडु में है ये, इसका भी इतना डिस्टिंक्ट हिल टॉप सिटाडल्स है कि देख के ही मजा आ जाए। आइलैंड फोर्ट्स है यहाँ पर, हिल फॉरेस्ट है, इतना खूबसूरत बनाया गया है। तो मराठा एम्पायर को कह रहा है कि एट अ ग्लिम्स थोड़ा सा समझ भी लो। कह रहा देखो मराठा का एम्पायर राइज कब होता है, 1674, जब छत्रपति शिवाजी आते हैं, डोमिनेट करते हैं ये पूरे लार्ज पोर्शन ऑफ इंडिया को, 17 टू 18 सेंचुरी समझ लो इन्हीं का पार्ट। और कैपिटल कई बार इन्होंने चेंज करी, रायगढ़ फोर्ट, जिंजी, सतारा, पूना इन्होंने बनाई। इनका पीक टाइम पता है कब एक्सटेंड हुआ, जब पेशावर आ गया, द नॉर्थ टू तंजावर टू साउथ, बहुत फैल गया इनका एम्पायर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में इनको कहा जाता था अष्ट प्रधान, बस फॉर्म्ड बाय शिवाजी, यानी कि 8 मिनिस्टर्स। 8 मिनिस्टर्स में कौन कौन होता था, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा गाइस, कि पेशवा मतलब प्राइम मिनिस्टर, अमात्या मतलब फिनेंस मिनिस्टर, सचिव मतलब सेक्रेटरी, मंत्री मतलब इंटीरियर मिनिस्टर, सेनापति मतलब कमांडर इन चीफ, सुमंत मतलब फॉरेन मिनिस्टर, न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस, पंडित्रो मतलब हाई प्रीस्ट। कुछ वर्ड्स तो आपको वैसे ही निकल के आ जाएंगे, लेकिन जैसे सुमंत का याद रखना, सेनापति का याद रखना, न्यायाधीश, सचिव पता ही चल जाएगा आपको, तो ये ध्यान रखना। इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो था अष्ट प्रधान होके चलता था। रेवेन्यू पॉलिसी थी इनकी सरदेश मुखी, बहुत बार पेपर में पूछा गया है सरदेश मुखी और चौथ क्या वो डिफरेंस बताओ। तो यानी कि जब रेवेन्यू का एंटायर मराठा किंग के लिए 10% एक्सेप्ट किया जाता था, इम्पोज किया जाता था, ऐसे ही 1/4 टोटल रेवेन्यू टैक्स के फॉर्म में जो लिया जाता है, तो दोनों क्या है, टैक्सेस हैं। एक में 10% लिया जा रहा है, एक में 1/4 टोटल रेवेन्यू का पार्ट लिया जा रहा है। दोनों इंपॉर्टेंट टैक्सेस थे मराठा किंगडम के। चौथ क्या है, क्लेम बाय नेबरिंग, जो आपके चीफियंस जो होते थे ना उनको द्वारा किया जाता था। पेशवा का डोमिनेशन डिक्लाइन कैसे हुआ, कह रहा जैसे ही शाहू जी वन की डेथ हुई ना 1749 में, और पेशवा बालाजी बाजीराव आए, वर्चुअल रूलर थे मराठा एम्पायर के, डिफीट हुई इनकी थर्ड बैटल में अहमद शाह अब्दाली के थ्रू, तो पूरा पेशवा गिर गया। तो फाइनली मराठा एम्पायर वॉज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश इन द ईयर 1761 के बाद, समझ लो इनका चला ही गया। तो मराठा एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्ट्रांग पावर थी व्हेन मुगल पावर एज पीक, उस टाइम ये भी बड़े पीक पे थे। तो इनके फोर्ट और टैक्टिस इतने अच्छे माने जाते थे कि उन्होंने अपना इसी से अपना इन्होंने एम्पायर को एक्सपेंड करा था, तो इसीलिए इनके फोर्ट्स को यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में लाया गया है। अब वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें पूरा होता है। मैंने आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पहले भी पढ़ाया था, ठीक है, तो उसका क्राइटेरिया ध्यान में रखना, उसमें कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, नेचुरल होना चाहिए, कल्चरल होना चाहिए, इस तरह से करके, है ना। तो कल्चरल, नेचुरल और मिक्स जो होते हैं, उन चीज़ों को अकॉर्डिंग साइट्स को सिलेक्ट किया जाता है कल्चरल हेरिटेज साइट्स के लिए। नाउ लेट्स कम टू दी थर्ड टॉपिक, दैट इज भारत रत्ना। अब ये न्यूज में रहा ही क्यों, भारत रत्ना के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं इतना। तो देखो हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं, चाहे वो पीवी नरसिम्हा राय रहे हो, ठीक है ना, या चौधरी चरण सिंह थे, एम एस स्वामीनाथन थे, वो आपके है ना, उन्होंने काफी हमारे फूड इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत अच्छा किया, एल के अडवाणी जी, कर्पूरी ठाकुर, इन सभी को हमने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न का इस बार ही दिया है। सबने अपनी फील्ड में कुछ कुछ किया है, उसी की वजह से मिला है। समझने की जरूरत यह है कि भारत रत्न कैसा होता है। देखो ऐसा दिखने में लगता है, शेप एंड इंस्क्रिप्शन समझ लो इसके बारे में आप, कि पीपल की लीफ होती है और भारत रत्ना उसमें जड़ के लिखा होता है, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा होता है, ये भी ध्यान रखना।
ध्यान से समझना, भारत रत्न पे क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। पीपल की लीफ में लिखा जाता है, इंस्क्राइब किया जाता है भारत रत्न। रिवर्स साइड में फ्रेज लिखा जाता है, ये इसका आगे का साइड है, ये पीछे का साइड है, उसमें सत्यमेव जयते लिखा जाता है, वो भी देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। मटेरियल कौन से यूज होते हैं? एम्बलम, सन, रिम, अवार्ड में प्लैटिनम फॉर्म में लिखे हुए होते हैं। अवार्ड्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट ए कोलकाता के एलिपोर मिंट पे मैन्युफैक्चर करके इसको लिखा जाता है। नाउ लेट्स कम टू दी भारत रत्न। भारत रत्न क्या है? इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। प्रेसिडेंट ने ग्रांट किया था टू इंडिविजुअल्स फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विस अक्रॉस एनी फील्ड। कि अगर आपको समझ लो, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, प्रेसिडेंट इसको देता है। कुछ भी आपने आउटस्टैंडिंग काम किया हो किसी भी फील्ड में, आपकी बिना रेस देखे, बिना ऑक्यूपेशन देखे, बिना पोजीशन देखे, बिना जेंडर देखे आपको अवार्ड दिया जाता है। इसका रिकमेंडेशन ध्यान रखना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देते हैं प्रेसिडेंट को। कोई फॉर्मल रिकमेंडेशन ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ अगर प्राइम मिनिस्टर कह दें कि इनको देना है तो दिया जाता है। रिकॉग्निशन की बात क्या है? तो रेसिपेंट्स को इसमें सनाद मिलता है, दैट इज सर्टिफिकेट मिलता है। प्रेसिडेंट के उस पर साइन होते हैं, मेडल्स मिलते हैं। नोटिवली अवार्ड डू नॉट कम विद मॉनेटरी ग्रांट, इसमें नहीं दिया जाता। इसमें कब आया ये कब करा गया था? कह रहा देखो, इसको फॉर्मर प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तभी से इसको लेकर आया गया है। रेगुलेशन कैसे होती है? तो आर्टिकल 18 का जो फर्स्ट क्लॉज है ना, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोहिबिट करता है अवार्ड इज फॉर यूजिंग भारत रत्न एज अ टाइटल, प्रीफिक्स अफिक्स नहीं लगाना। हाउएवर अगर आप दे आर अलाउड टू अवार्ड कर सकते हो आप, प्रेसिडेंट उसको देगा तो पूरा उसमें बायोडाटा, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड्स वगैरह जाता है। सबसे पहले इनिशियली किसको सबसे पहले रेसिपेंट थे? नाम आ सकता है कि भारत रत्न अवार्ड पहली बार किसको दिया गया? तो याद रखना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर डॉक्टर सीवी रमन, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, सीआर, ठीक है ना। तो उसके बाद सी राजगोपालचारी, ये सब थे 1964 के, इनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया। नोटली द अवार्ड इज ओपन टू ऑल नॉन इंडियंस टू, भी ध्यान रखना। मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ्फार खान, नेल्सन मंडेला, इन सबको भारत रत्न मिला है, क्योंकि ये अवार्ड है जो नॉन इंडियंस को भी दिया जाता है। एडिशनली समझ लो, ये अवार्ड वाज नॉट कन्फर्ड पोस्टमसली बट दिस चेंज इन 1966। पहले ना इसको मरने के उपरांत नहीं दिया जाता था, बट 1966 के बाद देना पड़ा, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी ने बड़ा कमाल किया था, उनको अवार्ड देना था। यंगेस्ट रेसिपिएंट फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन जिसको ये अवार्ड मिला हो, तो याद रखना सचिन तेंदुलकर जी को 2014 में वो सबसे पहले यंग रेसिपिएंट थे जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। मैक्सिमम ऑफ 3 अवार्ड्स कैन बी गिवन ईच ईयर विद एन एक्सेप्शन। 2024 में 5 दिए, 1990 में एक्सेप्शन रहे हैं, अदरवाइज 3 ही अवार्ड्स दिए जाते हैं। पीवी नरसिम्हा राव जी को क्यों दिया गया? क्योंकि इनकी पर्सनल लाइफ में अगर आप जाओ तो ये बॉर्न होते हैं जून 28 1921, तेलंगाना, इंडिया। हायर एजुकेशन लॉ लिटरेचर पढ़ते हैं, और इनकी इतनी लैंग्वेजेस में कमांड थी कि तेलुगु, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, तो ये मुंह जबानी ऐसे फर्राटेदार बोलते थे कि आपको मजा आ जाता। मतलब इज वेरी मल्टीलिंगुअल पर्सन। पॉलिटिकल करियर अगर आप इनका देखोगे तो इनका बहुत ज़्यादा सेवरल डिकेड्स में चला। चीफ मिनिस्टर रहे ये आंध्र प्रदेश के 1971 टू 73। अर्ली लीडरशिप की स्किल्स वहीं से पता चल गई थी। फिर इन्होंने कई पोर्टफोलियोज में मिनिस्ट्री के काम किया, जैसे कि आपका एक्सटर्नल अफेयर्स, होम अफेयर्स, डिफेंस, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इनका टेन्योर था प्राइम मिनिस्टर का फ्रॉम 1991 टू 1996, और बहुत इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे। अब रिफॉर्म्स टेकन बाय हिम क्या मतलब है? सबसे पहला रिफॉर्म था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। स्पीयरहेडेड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया। इन्होंने डिसमेंटल किया रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ लाइसेंस राज, हटाया। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ली, 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आए। यही थे वो, इन्होंने लोकल बॉडीज को एम्पावर किया। अगर फॉरेन पॉलिसी में देखा जाए तो 7th समिट नॉन अलाइन मूवमेंट 1983 में ये गए, वेस्ट एशिया की समिट्स में गए, लुक ईस्ट पॉलिसी बनाई, डिप्लोमेटिक टाइज ठीक करे इसराइल के साथ, इंडिया यूएस के रिलेशन इन्होंने अच्छे सुधारे, ट्रेड करके, डिफेंस के थ्रू। ठीक है, तो इनके बारे में समझ गए इनको क्यों अवार्ड दिया गया, क्योंकि उन्होंने वाकई बड़े इंपॉर्टेंट काम लिए और बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए सही टाइम पर। पीवी नरसिम्हा राव जी का ये रोल था। नेक्स्ट जो भारत रत्न अवार्ड दिया गया है वो है चौधरी चरण सिंह जी को। इनकी अगर आप पर्सनल लाइफ को खंगालते हो तो ये पैदा होते हैं 23 दिसंबर 1902, नूरपुर, मेरठ डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ हुए? एक पेजेंट की फैमिली में पैदा होते हैं। आर्य समाज बहुत पसंद था इनको। आइडल कास्टलेस हिंदू सोसाइटी बहुत पसंद करते थे। गांधी जी की जो रूरल डेवलपमेंट की टीचिंग से उससे बड़े प्रभावित रहते थे।
पॉलिटिकल करियर अगर आप इनका देखोगे तो 2 टर्म्स इन्होंने सर्व करी हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं यूपी के, कैबिनेट में इन्होंने यूपी के मिनिस्टर रहे हैं ये, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 79 टू 80 तक, बहुत शॉर्ट रहे, और ये लास्टिंग फॉर अबाउट ए ईयर, उसके बाद ऐसे था इनका। फिर रिफॉर्म्स में देखो इनकी ना कुछ बुक्स एंड लिटरेरी ध्यान में रखना, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी पे 2 ऑल्टरनेटिव्स है, एग्रेरियन रिवोल्यूशन यूपी, जॉइंट के लिए द प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, मतलब इंडियाज पॉवर्टी एंड सोल्यूशन, इंडिया इकोनॉमिक पॉलिसी, ये सारी की सारी किताबें इनके द्वारा लिखी गई हैं, चौधरी चरण सिंह द्वारा। अब देखो अगर इनकी रिफॉर्म्स के बारे में आप देखोगे तो इनकी एक रिफॉर्म थी, इंट्रोड्यूस द डेट रिडेम्पशन बिल 1939। चीफ आर्किटेक्ट थे ये लैंड रिफॉर्म यूपी में लाने के, लीडिंग पार्ट निभाया इन्होंने, ग्रेट रिलीफ दिया था रूरल के जो बहुत कर्जदार लोग होते थे, लैंड यूटिलाइजेशन बिल बनाया, रोल बनाया कि भैया इरेडिकेट करेंगे जमींदारी सिस्टम, यूपी के लिए बना के दिखाएंगे। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश का कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953, ये रिच एंड मीडियम पेरेंट्स के लिए करा। उत्तर प्रदेश का सॉइल एंड कंजर्वेशन एक्ट 1954, ग्रेजुअल सॉइल इरोजन कंटेनमेंट, डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल, लैंड होल्डिंग एक्ट इंस्ट्रूमेंटल था जो आपके लॉ में सारी चीज़ें चेंज की गई। तो ये सारे अवार्ड दिए गए। अब प्रेसिडेंट देखो इसी में ना एक अवार्ड और भी आया, पद्मा अवार्ड्स के बारे में भी जान लो। पद्मा अवार्ड्स भी आपके 132 देते हैं, प्रेसिडेंट ही देते हैं, हर साल दिए जाते हैं। कुछ बीच में इंटरप्शंस आए लेकिन 1954 से ज़्यादातर दिए जा रहे थे, 3-4 बारी कुछ ऐसे पंगे पड़े जिसकी वजह से नहीं दिए गए, अदरवाइज दिया जाता है। पद्म विभूषण, इसके देखो पद्मा अवार्ड के अंदर ना 3 तरह के आते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। पद्म विभूषण का मतलब है एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए दिया जाता है, और पद्म भूषण कब दिया जाता है, डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ ए हाई ऑर्डर। पद्मश्री कब दिया जाता है, डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए दिया जाता है। तो ये कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, ये सब के सब इसमें देते हैं। तो जितने भी व्यक्ति हैं विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन, ये सबको दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप जरूर इसके बारे में ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर रानी चिन्नम्मा। रानी चिन्नम्मा कौन थी, क्यों इनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि रिसेंटली इनकी 200th एनिवर्सरी थी। रानी चिन्नम्मा किटूर और किटूरू रिवोल्ट के कारण बहुत जानी जाती हैं। कहाँ पैदा हुई, कह रही पैदा हुई हैं ये 1778 में ककती विलेज, जो आज प्रेजेंट डे कर्नाटका का पार्ट है। इनकी शादी होती है राजा मल्लेश्वरी किटूर के, जो राजा थे, हु रूल द प्रोविंस अंटिल 1916। तो मल्ला से राजा की जब डेथ हुई 1860 में, तो इनका बड़ा बेटा था शिवलिंग गुरुद्रा सरजा करके, उन्होंने थ्रोन संभाला, बट ही डाइड सून। आफ्टर दिस उन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट किया, शिवलिंगप्पा, और इसको फिर उस राजगद्दी पे बिठाया। रानी चिन्नम्मा को देखो इसलिए भी जाना जाता है कि इन्होंने रिफ्यूज दिया था राजा राम, सेकंड सन ऑफ ग्रेट शिवाजी, व्हेन ही वाज अंदर, जब ये रन कर रहे थे ना मुगल फोर्सेस के, उसके टाइम पे दिया था। अब क्लैश इनके क्या होते थे, रानी चिन्नम्मा जी के क्या क्लैशेस थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखो कोई भी अडॉप्टेड सन को राजगद्दी पे नहीं बैठने देती थी, एज पर, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ, अगर आपने लैप्स पढ़ा हो जो कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा ऑफिशियली आर्टिकुलेट किया गया था 1824 में, तो इनको नहीं करा जाना, इनको कहा जो एग्जाइल अडॉप्टेड चाइल्ड है ये अल्टीमेटली क्या हो रहा है, लेटर भेजा जा रहा है कि देखो अडॉप्टेड चाइल्ड को बोला जा रहा है कि भाई जाओ एग्जाइल करो। लेकिन रानी चिन्नम्मा यहाँ पर क्या कर रही है, लॉर्ड एलिफिंस्टोन को उन्होंने एक लेटर भी भेजा भेजा कि भाई लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो उस समय बॉम्बे के, तो फिर वो उन्होंने प्लीड करा और उन्होंने बोला भाई किसी भी तरह रोकिए इनको, लेकिन उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट को माना नहीं। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, अल्टीमेटली सारा का सारा किट्टू रिवोल्ट के उस ड्यूरेशन में जो 1824 में हुआ था, उसमें साफ तौर पे बोला कि जितना भी ट्रेजरी एंड ज्वेल्स है वो सारा का सारा रानी चिन्नम्मा जो है वो कन्फिस्केट कर लिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सब सारा का सारा ट्रेजरी और सारी की सारी ज्वेलरी वगैरह ले लिया। अब देखो एक यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके तहत बोला जा रहा है ना कि अडॉप्टेड चाइल्ड को हम लीगल एयर थ्रोन पे नहीं बैठने देंगे, राजगद्दी संभालने नहीं देंगे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था क्या, ये मेजर एनेक्सेशन पॉलिसी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, रिंग फेंस पॉलिसी थी, सब्सिडरी अलायंस जैसे की थी वैसे ये भी थी। इसमें कोई भी प्रिंसली स्टेट, कोई भी टेरिटरी, कोई पैरामाउंट सीईआईसी की ऑटोमेटिकली एनेक्स में आ जाएगी अगर उसका कोई भी इनकम्पिटेंट या जो मेल हायर है वो डाई हो जाता है, तब इस केस में डॉक्ट्रिन रिजेक्ट हुई, लॉन्ग एस्टैब्लिश राइट ऑफ एन इंडिविजुअल रूलर,
इंडियन रूलर्स ने मना किया, कई बारी हुआ। डॉक्टर वॉज रिवोक्ड आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1847 के बाद, तो बिल्कुल ही रिवोल्ट के बाद रोक दी गई थी। अब किट्टू रिवोल्ट पे हुआ क्या, कह रहा देखो पहला ऐसा इंडियन आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखा गया था जो वुमेन लीड कर रही हो एंटी कॉलोनियल। तो इन द फर्स्ट बैटल 1824 ब्रिटिश फोर्स लॉस्ट हैवीली, लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर्स ने बहुत ज्यादा होस्टेजेस करी। शी रिलीज देम आफ्टर प्रॉमिस फ्रॉम द ब्रिटिश दैट द वॉर वुड एंड, है ना, ऐसा भी हुआ। लेकिन ब्रिटिशर्स बड़े चीट करते थे, उन्होंने चीट करा और रीस्टार्ट कर दी थी वॉर। तो ब्रिटिश आर्मी ने किटूर फोर्ट पर अटैक किया, कैप्चर कर लिया उसको पूरा। किरानी चिन्नम्मा जो आपके थी, और इसके साथ साथ जो आपके फैमिलीज थी वहाँ की सारी, उनको सबको जेल में डाल दिया, फोर्ट को भी हथिया लिया। रानी चिन्नम्मा 1829 में इनकी डेथ हो गई। हर लेफ्टिनेंट उनकी एक होती थी संगोली रायन्ना, प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो की कंक्लूडिंग लाइन में आप ये कह सकते हो कि रानी चिन्नम्मा का जो रिवोल्ट था ना अगेंस्ट, वाज नॉट जस्ट अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी, बट उसके साथ साथ जो सोसाइटी में वुमेन को लेके डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था उसके भी अगेंस्ट था। उनका जो रिवोल्ट था, उनका जो सेक्रीफाइस है, अल्टीमेटली एक नेशनल अवेकनिंग भी पैदा करता है ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में है। ठीक है, अब देखो इनके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनकी 200 बर्थ एनिवर्सरी रिनाउंड बहुत ही है, सोशली रिलीजियस रिफॉर्म इन्होंने बहुत सारी लेकर आए हैं। तो दयानंद सरस्वती जी ने बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन भी दिया था, गो बैक टू द वेदास। तो महर्षि जो आपके महर्षि दयानंद सरस्वती हैं, 1824 में इनका जन्म होता है, 1883 में इनकी डेथ हो जाती है। अर्ली लाइफ अगर आप इनकी देखते हो तो टंकारा स्टेट है गुजरात का, जगह है टंकारा स्टेट ऑफ गुजरात में, वहां पर ये बॉर्न होते हैं। इनके फादर मदर दोनों जो है, उनका नाम है करसन जी तिवारी, एक अमृतबाई इनकी माता जी का नाम था। इनका जो सारा का सारा चाइल्डहुड है, इनका नाम रखा गया था मूला शंकर, इनको दयाराम भी बोलते थे। इनलाइटनमेंट होता है ऑन द डे ऑफ शिवरात्रि, जब ये फास्ट रखते हैं। तो एट द एज ऑफ 14 इनको यजुर्वेदा की इतनी नॉलेज थी, इतने रटे हुए थे, इनको बिल्कुल इतने सारे भजन सुना डालते थे वेदास के। इनकी जो एजुकेशन इनको मिली, गुरु वृजानंद जी मथुरा में होते थे, वहां से इनको एजुकेशन मिली। तो बड़ा ही की कंट्रीब्यूशन इनका देखो रहा है। सोशो रिलीजियस अगर आप इनका देखो कंट्रीब्यूशन, तो उन्होंने ना पूरा क्या पूरा वेदास को अच्छे से पढ़ के, और उसमें कैसे वन ऑफ गॉड को इंस्पायर करा है, टीचिंग्स ऑफ वेदास को रीस्टैब्लिश करा है। इन्होंने शुद्धि मूवमेंट करी ताकि जितने भी रिकन्वर्ट होना चाहें अदर सेक्स टू हिंदू ऑर्डर, वो भी हो सकते हैं। आर्य समाज को इन्होंने स्टैब्लिश करा 1875 में एज अ रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इनका अगर हम रेलेवेंस की बात करें आज की डेट में भी, तो इनका बड़ा रेलेवेंस ये है कि इन्होंने ना बड़े ही इम्पोर्टेंट तौर से कह दिया था कि जो भी एक्टिविटीज सुपरस्टिशन से रिलेटेड है, मैनी ऑफ दीज एलिमेंट्स आर स्टिल बीइंग परफॉर्म्ड, वो सब नहीं होने चाहिए। ये कहते थे, क्योंकि कहते थे ये सारी चीजें जो आप उल्टी सीधी सुपरस्टिशन चीजें करते हो, ये साइंटिफिक टेम्पर के अगेंस्ट है, ये आपको कभी इनलाइटन नहीं होने देंगे। इन्होंने बहुत बल दिया 19th सेंचुरी में विडो रिमैरिज पर। उन्होंने कहा कि पैट्रियार्कल माइंडसेट से बाहर आना होगा हमें। और देखो पहला आर्य समाज इन्होंने यूनिट खोली मुंबई के अंदर, उसके बाद इसका हेडक्वार्टर स्टैब्लिश करा गया लाहौर में। कई सारे रिचुअल परफॉर्म करते थे, पॉलिथिज्म, आइडल वर्शिप करते थे, पिलग्रिमेज होली रिवर्स में करना, एनिमल सेक्रीफाइस, सारी चीजें इन्होंने बिल्कुल पूरे तरीके से क्रॉस मार दिया इन बातों पर, कि ना ही पॉलिथिज्म होगा, बहुत सारे देवी देवताओं को नहीं मानना, आइडल वर्शिप भी नहीं मानते थे, पिलग्रिमेज नहीं करनी, ये सब गंदा नहीं करना रिवर्स को, एनिमल का सेक्रीफाइस नहीं करना, टेम्पल्स में कुछ ऑफर नहीं करना, प्रीस्टहुड्स को स्पॉन्सर नहीं करना, चाइल्ड मैरिज, विडो रिमैरिज के, तो ये विडो रिमैरिज को सपोर्ट करते थे, चाइल्ड मैरिज को बिल्कुल मना करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बहुत काम करा डिप्रेस क्लासेस की अपलिफ्टमेंट पर। इनकी जो स्टडी को आज भी इनकी टीचिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सोशल इश्यूज जैसे करप्शन है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के सख्त खिलाफ थे ये। और एजुकेशन में देखोगे आप, तो देखो इन्होंने स्टैब्लिश किए गर्ल्स गुरुकुल्स बनाए। दयानंद एंग्लो वैदिक, आपने बहुत सारे डीएवी स्कूल सुने होंगे, इनकी ही योगदान के तहत ही 1886 से उन्होंने इस विजन को काम किया था। पहला डीएवी स्कूल लाहौर, महात्मा हंसराज हेड मास्टर थे वहाँ पर, उनको लाहौर में बनाया गया। एजुकेशन का रेलेवेंस की बात करोगे तो देखो एजुकेशन शुड बी फॉर ऑल, और वो सभी की, देखो सभी का एजुकेटेड होना ज़रूरी है, तभी पूरी सोसाइटी डेवलप हो पाएगी। आज के सिनेरियो में भी ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कितनी भी मार्जिनलाइज सेक्शन हो, फिर भी पढ़ाई लिखाई तो करे। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस में ये क्या बोलते थे, पॉलिटिकली इनका ये रहता था कि ये ना नेशनल अवेकनिंग प्रमोट करते थे।
इन्होंने पहली बार कॉल किया फॉर स्वराज एज इंडिया फॉर इंडियंस इन 1876। नेशनल अवेकनिंग देखो आज भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जब ब्रिटिशर्स से फाइट कर रहे थे तो वो तो चलो एक समय था ही, लेकिन कुछ समस्याएं आज भी हैं। कम्युनलिज्म, टेररिज्म, पॉवर्टी, इसकी फाइट करने के लिए हमारे सभी देशभक्तों के अंदर एक देश भावना होनी चाहिए, नेशनलिस्टिक फीलिंग होनी चाहिए। लिटरेरी वर्क तो आपने इनका जरूर पढ़ा होगा, सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, यजुर्वेद भाष्यम, वेदा भाष्य, भूमिका, एडिटर जनरल थे इनके आर्य पत्रिका नाम से। लिटरेरी वर्क था इनका जो रेलेवेंस आज भी है, इनके कई आइडिया जो मासेस तक जाने चाहिए। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जो थे, इनका बहुत ही कई स्फीयर्स में बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, विच वी हैव ऑलरेडी रेड। इनकी रेलेवेंस आपसे पूछी जा सकती है पेपर में कि इनकी रेलेवेंस बताओ, इनके नोबल आइडियाज, इनके गाइडेंस आज भी हमें हमारे नेशंस को डेवलप करने में हेल्प कर सकती है। और लेट्स डायरेक्टली कम टू दी शॉर्ट्स वाला पार्ट। देखो, परुवेता उत्सवम यानी एफर्ट्स ऐसे लिए गए यूनेस्को द्वारा, ऑनगोइंग एनुअल परुवेता उत्सवम बनाया गया है, मॉक हंटिंग फेस्टिवल इसे कहते हैं। इसको बोला गया है कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है। फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है मकर संक्रांति के दिन श्री नरसिम्हा स्वामी टेम्पल में, अहोबिलम, आंध्र प्रदेश के अंदर। 40 से 45 दिन तक ये चलता है, पूरा 40 टू 45 डेज तक ये फेस्टिवल चलता है। नल्ला मल्ला फॉरेस्ट है आपका ईस्टर्न घाट में, वहाँ पर इसकी वर्शिप नरसिम्हा एक है। वो बेसिकली माने जाते हैं कि लायन हेडेड अवतार माने जाते हैं लॉर्ड विष्णु का। नरसिम्हा, सिम्हा मतलब सिम्हा संस्कृत टर्म दैट इज कि नर के रूप में शेर, सिम्हा मीन्स शेर, लायन। तो 108 दिव्य देशम टेम्पल ऑफ श्री विष्णु यहाँ पर माने जाते हैं। परुवेता उत्सवम, ठीक है, परुवेता उत्सवम समझ गए। यूनेस्को ने इसको डिक्लेयर करा है, उसका पार्ट बन गया, ये मॉक हंटिंग फेस्टिवल है, ठीक है। नेक्स्ट इज होरी हब्बा, होरी हाब्रा, ये शायद हब्बा ही है, राइट, होरी हब्बा। होरी हब्बा क्या है गाइस, ध्यान से सुनो। होरी हब्बा का मतलब है कि जो भी कैजुअलिटीज रिपोर्ट की गई ड्यूरिंग हब्बी हब्बा रेज कंसर्न अबाउट एनिमल एंड ह्यूमन सेफ्टी। होरी हब्बा ना हत्ती हब्बा भी कहते हैं। इसमें क्या करा जाता है, ये रूरल स्पोर्ट्स है जो कि कर्नाटका में खेला जाता है। बुल टेमिंग की जाती है इसके अंदर, जैसे दूसरे एनिमल स्पोर्ट्स है ना इंडिया में, जलीकट्टू है, बुल टेमिंग की जाती है। पोंगल में तमिलनाडु के अंदर कंबाला है, ट्रेडिशनल बफेलो रेस है फ्रॉम कोस्टल कर्नाटका। फिर एक रोस्टर फाइट है जिसको हम कॉक फाइट बोलते हैं, ये गैम्बलिंग का एक रूप है आंध्र प्रदेश में। बुलबुल फाइट है, असम में होती है माघ बिहू के अंदर। बुलुक कार्ट रेस है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु के अंदर है ये बुलुक कार्ट रेस, राइट। नेक्स्ट इज कुटिया कोंड ट्राइब। यहाँ पे ना दो जो बंदे हैं कुटिया कोंड ट्राइब के, उन्होंने रिपब्लिक डे परेड इस बार वो स्पेशल गेस्ट बनाए गए थे। अब कुटिया कोंड ट्राइब या क्या होती है, देखो ये ना पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स उड़ीसा के पाई जाती है ये। 75 ट्राइब, ध्यान रखना, इंडिया में उनको स्टेटस मिला है कि वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। उसमें से उड़ीसा के अंदर 13 है, 13 ऐसी ट्राइब है जो कि पीवीटीजी का पार्ट है। सोसाइटी एंड कल्चर देखो इनका क्या होता है, फैमिली जो कोंड कुटिया कोंड ट्राइब का है ना, बहुत न्यूक्लियर फैमिलीज है, पैट्रियार्कल है। ये कोंड जो होते हैं नेचर की वर्शिप करते हैं। बफेलो का सेक्रीफाइस करना इनके यहाँ अच्छा माना जाता है। कीदू बोलते हैं, अर्थ गॉडेस को ये पूजते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं, स्लैश एंड बर्न वाली, कि जैसे यहाँ पर कुछ टाइम ग्रो किया क्रॉप्स, कुछ समय बाद इसको जला के किसी और जगह चले गए। कोंद कॉलेज डोंगर चास और पुडू चास भी बोलते हैं इनको। इंस्क्रिप्शन, ठीक है, समझ लेना इसके बाद। उसके बाद नेक्स्ट इज ग्रंथम इंस्क्रिप्शंस। स्टोन्स मिले हैं 11th सेंचुरी के ग्रंथम इंस्क्रिप्शंस के, 16th सेंचुरी तमिल इंस्क्रिप्शंस के नियर आपके कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर। देखो ग्रंथ क्या होते हैं, स्क्रिप्ट होती है। अब जो ये है बेसिकली इसमें तमिलनाडु में प्राकृत और संस्कृत भाषा में मिले हैं ये। पल्लवा पीरियड का दिखा रहे हैं, महेंद्र वर्मन तिरुचुपुल्ली रॉक कट केव दिखा रहे हैं, केव टेम्पल इंस्क्रिप्शंस यहाँ दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे ना बेसिकली बहुत सारे तरह के ऐसे इंस्क्रिप्शंस देखने को मिले हैं। अब जो भी बच्चों का हिस्ट्री ऑप्शनल होगा ना गाइस, उनको ये चीज़ें बड़ी ध्यान में रखनी है कि कौन सा इंस्क्रिप्शंस कहाँ मिला हुआ है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ज्ञानपीठ अवार्ड। 58th ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 का अवार्ड किया गया एक जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी, संस्कृत में मिला उनको, श्री गुलजार जी को फॉर उर्दू मिला है। ज्ञानपीठ अवार्ड देखो 1961 से ही दिया जाने लगा था। अवार्ड गिवन बाय भारतीय ज्ञानपीठ, एनुअली सिंस 1965 दिया जा रहा है। जो लोग भी इंडियन लिटरेचर के लिए बहुत आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन देते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ फॉर्मली 1944 में स्टैब्लिश हुआ। प्रीमियर लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिकेशन हाउस है, हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है,
लिटरेचर इंडियन लैंग्वेजेस इंग्लिश के लिए दिया जाता है। प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज हैं, इनके द्वारा ये जो है अवार्ड प्रदान किया जाता है, राइट। सो कल्चर पोर्शन इज ऑल्सो एंड अप नाउ। पूरा हमने 2024 की फेब्रुअरी मैगजीन का कुछ सारे पार्ट कर लिए हैं, कुछ एथिक्स बचा है, विल सी दैट, एंड आपके कुछ स्कीम्स बची हैं, दैट विल कवर बाय टुमारो इटसेल्फ। तो पूरा इंजॉय कीजिए अपना, सारे के सारे आपने जितना भी आपने पूरा मैगजीन्स को अच्छे से कर लिया होगा गाइस, नहीं किया है तो आप ज़रूर करिए। थैंक यू so much for listening. Do like, share and subscribe to PM Pathshala. Have a nice day to all.